So hello my dear bankers, I hope you guys are doing well and I hope the preparations for the upcoming job examinations are going well. So in the previous video we have discussed what were the reasons of the economic crisis for the year 1991. I hope you guys know that in 1991 we had a huge economic crisis. तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस के रीजंस क्या थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, तभी आपको ये वाली वीडियो में समझ में आएगा. तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया हमारे देश में तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो करना था हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नहीं थे. 3 हफ्ते का बचा था बस. जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, इन सब ने हमें लोन देने से भी मना कर दिया था. तो देर वॉज कोई हमारे पास रास्ता नहीं था कि जिसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके एक्सेप्ट ओपनिंग अप द इकोनॉमी. हमें हमारी इकोनॉमी को क्या करना पड़ा, ओपन अप करना पड़ा. और इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991. तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स. 10 मिनट आप दीजिए मेरे को. आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है, देखिए वैसे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे वी कैन डू PhD, बट वी आर नॉट हेयर टू डू द PhD, वी आर हेयर टू क्लियर द एग्जाम. और आपके एग्जाम के लिए मैं इतना करा दूंगा कि आपका एग्जाम जो है वो केटर हो जाएगा. ठीक है, चलिए बात करते हैं. सो इन जुलाई 1991 उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव थे, राइट. अलॉन्ग विद हिज फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह. ये सबके इनके बारे में सब जानते हैं, राइट. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ आर देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह. They both initiated the economic liberalization to remove the inefficiencies in the economic system, and that was overall called as what? Economic reforms. ठीक है. Now in the economic reforms, the reforms took place in almost all the sectors of the economy, like agriculture sector, industrial sector, financial sector, fiscal, international trade, सब जगह, right. It was an overhaul of the economy, complete overhaul of the economy. ठीक है. और इसको फेमसली या कॉमनली क्या बोला जाता है इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को? LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. इन शॉर्ट अगर हम बात करें, सो इंडिया ओपनड अप इट्स इकोनॉमी, इंडिया ओपनड अप इट्स इकोनॉमी एंड वी वेंट ग्लोबल. ठीक है. हम कैसे हो? हम ग्लोबल हो गए. ठीक है. चलो बात करते हैं अब ये LPG मॉडल था क्या. LPG stands for, my dear friends, liberalization, privatization and globalization, and there were certain policies which were followed under these headings of liberalization, privatization and globalization. ठीक है. Liberalization में these were the 5 major steps that were taken by the government: industrial licensing, export import policy, technology upgradation, fiscal and financial policy, foreign exchange and investment policy. Within privatization, there were 2 major steps, that is disinvestments and autonomy to PSUs. And within globalization, there were 4 major steps: exchange rate reforms, import liberalization, foreign investment and adoption of foreign technology. ठीक है. इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं इन डिटेल कि इनके अंदर क्या क्या हुआ था एक्चुअली में. सबसे पहले इफ विल टॉक अबाउट द लिबरलाइजेशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू लिबरलाइज, और लिबरलाइज का मतलब छूट देना, खुली छूट देना, राइट. इन हिंदी इफ यू टॉक अबाउट इट, खुली छूट देना. तो हमारी इकोनॉमी को खोल दिया गया था, छूट दे दी गई थी. जो हमारे स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज, स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसमें रिलैक्सेशन दे दिए गए थे, राइट. उसके बारे में बात करेंगे. ऊपर ओवरऑल इकोनॉमी को हमारी छूट दे दिया गया था. इसमें जो सबसे बड़ा स्टेप सरकार ने लिया, दैट वाज रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. जो लाइसेंसिंग राज हमारे देश में चल रहा था, प्राइवेट सेक्टर्स को हर एक काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ रहा था, उस लाइसेंसिंग राज को सरकार ने बोला कि अब बंद करते हैं, बिकॉज पब्लिक सेक्टर तो काम कर नहीं रहा था. ठीक है. और प्राइवेट सेक्टर पे सरकार ने लाइसेंसिंग सिस्टम लगा रखा था. तो सरकार ने क्या करा, इस लाइसेंसिंग सिस्टम को रिमूव कर दिया. ठीक है. उसके बाद जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हमारे देश की चल रही थी, दैट वाज कंप्लीटली इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी थी हमारी. इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी थी. बहुत सारा टैरिफ हम उन प्रोडक्ट्स पे लगाते थे जो कि इंपोर्ट किए जाते थे. एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था, लेकिन एक्सपोर्ट को प्रमोट तो हम तब करते हैं ना जब हमारे देश की प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वो अच्छी होती. तो ऐसा कुछ था ही नहीं. अब प्रोडक्शन हो नहीं रही है, इंपोर्ट पे हमने ह्यूज टैरिफ लगा रखे हैं. तो भाई जो देश का आदमी है वो क्या खरीदेगा, क्या कंज्यूम करेगा, राइट. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को माय डियर फ्रेंड्स लिबरलाइज किया गया. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगता था, उसको कम किया गया. ठीक है. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए सरकार ने बोला कि अब हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना पड़ेगा. वी कांट रिलाई ऑन दी दी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. ठीक है. जो भी टेक्नोलॉजी अब खराब हो चुकी है, वी डोंट हैव टू फॉलो दैट.
उसके बाद है फिस्कल एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। अब यहाँ पे सरकार ने बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए, लाइक एफआरबीएम के अंडर सरकार ने बोला कि टारगेट्स को थोड़ा सा लिबरलाइज किया, अगेन रिलैक्सेशन दिया टारगेट्स में। उसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स लेके आई सरकार, राइट। उसके अलावा देयर वर अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स इन दी फाइनेंशियल सेक्टर। आपको याद होगा इसी दौरान नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी। नरसिम्हन कमेटी ने भी बनाई गई थी 1991 में, जिसने 1992 में अपनी रिपोर्ट्स दी थी, जिसमें इन्होंने बोला था दैट देयर इज अ नीड टू डीरेगुलेट दी फाइनेंशियल सेक्टर। उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है, उसको डीरेगुलेट करने की जरूरत है। जो हमारे पॉलिसी रेट्स हैं उनको कट डाउन करने की जरूरत है, ताकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा आए और वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लोन दे सके, ठीक है। एंड लास्ट, फॉरेन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सरकार ने बोला कि भैया अब हमारे देश को जरूरत है एफडीआई और एफआईआई की। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, बाहर से जो इन्वेस्टर्स इंडिया में आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम नाउ। इससे पहले देयर वर अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी फॉरेन इन्वेस्टर्स। आफ्टर दिस लिबरलाइजेशन पॉलिसी, द इंडियन इकोनॉमी वाज ओपनड अप फॉर दी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स एज वेल, ठीक है। आई होप माय डियर फ्रेंड्स द लिबरलाइजेशन पॉलिसी इज क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा दैट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन अंडर द लिबरलाइजेशन। तो 5 तो ये है ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा प्राइवेटाइजेशन से या ग्लोबलाइजेशन से। तो ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिस्कल एंड फाइनेंशियल पॉलिसी और फॉरेन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इनको अच्छे से ध्यान रखना। इन्हीं कीवर्ड से आप अपने आंसर्स को कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वॉज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का क्लियर मतलब है द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट जो पीएसयूज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, मैंने आपको बताया था देयर वर अ लॉट ऑफ corruption in the public sector undertakings. All the public sector undertakings were under the huge losses. So the government decided कि अब हम क्या करेंगे, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, कोई फायदा तो दे नहीं रहा, इनको हम अपना शेयर इसमें कम करेंगे ताकि सरकार का जो बोझ है, सरकार की जो लाइबिलिटी है वो कम हो सके, ठीक है। सो डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयू। और दूसरा, कुछ पीएसयू जो कि बेहतर परफॉर्म कर रहे थे उनको सरकार ने ऑटोनॉमी दे दी। ऑटोनॉमी देने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, देखो अब हर चीज में अगर सरकार के पास, देखो मैं एक पीएससी हूँ, ठीक है। अगर मेरे को कोई एक रिफॉर्मेटिव स्टेप लेना है अपनी, मैं किसी लेट्स से पीएसयू का एमडी हूँ, सीईओ हूँ, अब मुझे कोई रिफॉर्मेटिव स्टेप लेना है टू गिव अ बूस्ट टू माय पीएसयू। अब अगर मेरे को हर चीज के लिए सरकार के पास जाके परमिशन लेनी पड़े, तो जो चीज आज होनी चाहिए थी वो 1 साल बाद होगी, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव डिले तो होता ही है। तो इसके लिए सरकार ने पीएसयूज को ऑटोनॉमी दे दी कि अगर कोई मेजर मैनेजरियल डिसीजन आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। प्राइवेटाइजेशन में मेजरली 2 स्टेप लिए गए थे, डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज एंड ऑटोनॉमी टू पीएसयूज, क्लियर है। अगला स्टेप, जो तीसरा स्टेप था और जो लास्ट स्टेप था, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। आपको याद होगा हमने पढ़ा था जब हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, रीजंस पढ़ी थी, दैट वी यूज्ड टू फॉलो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हम अपनी एक्सचेंज रेट को कैसे रखते थे, क्या जो एक्सचेंज रेट सिस्टम था हमारे देश का वो क्या था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। और हमने अपनी जो करेंसी थी उसको बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे रखा हुआ था, ठीक है। अब सबसे बड़ा रिफॉर्म जो हमने ग्लोबलाइजेशन में किया वो था एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स। हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से स्विच कर दिया मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है जी। किस पे ऊपर आ गया, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे आ गए, ठीक है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म सरकार लेके आई थी इन द ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, ये समवॉट रिलेटेड है लिबरलाइजेशन पॉलिसी से। यहां पे सरकार ने क्या करा कि जो मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट के जो टैरिफ थे उसको जो है थोड़ा सा लूज डाउन करा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे देश में जो इंपोर्ट करना था वो सस्ता हुआ और कंजम्पशन ऑटोमेटिकली हमारे देश में बढ़ी, तो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन की गई। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सरकार ने प्रमोट किया थ्रू द पॉलिसीज, ठीक है। 51% तक का एफडीआई सरकार ने अलाउ कर दिया कि भाई हाँ 51% तक का एफडीआई डिफेंस सेक्टर्स में अलाउड है। और इससे पहले 1991 रिफॉर्म से पहले तो ऐसा भी था कि अगर हमें किसी, मान लो कि अगर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी XYZ प्रोडक्ट की और उसके लिए मेरे को कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है जो कि फॉरेन कंपनी में है, तो वो भी अलाउड नहीं था। बट आफ्टर दिस ग्लोबलाइजेशन द गवर्नमेंट the government came up with this policy that okay, if any particular company, private sector or public sector, wants to adopt a foreign technology, then through particular agreements or through proper channels they can adopt to boost
द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू बूस्ट द प्रोडक्शन इन द कंट्री। ठीक है, चलिए, सो ये थी माय डियर फ्रेंड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। If you want to have the PDF of this class, just scan this QR code and join the Telegram channel. And I will be coming up with more such videos on the topics from Indian economy and Indian financial system. Thank you very much for watching. Goodbye, take care, and God bless.